Sunday 7 p.m. only on DD National. आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आप सभी का प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। नाजरीन, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब हम लोग छोटे थे उस वक्त के मौसम में और आज के मौसम में काफ़ी तब्दीली है। देखिए ना, गर्मी की शिद्दत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, सर्दी भी उतनी नहीं पड़ती है और जहाँ तक बरसात की बात है तो बस हो ही जाती है। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ की है। पेड़ पौधे काटना, पहाड़ों को काटना, प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा करना वगैरह वगैरह। वैसे तो हम हर साल एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम और सेमिनार करते हैं, लेकिन जो काम हमें करने चाहिए वो नहीं करते। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी इसी मौजू पर मबनी है। मैंने भी जब इन मोहतरमा के बारे में पढ़ा तो मैं इनसे काफ़ी मुतासिर हुई। चारों तरफ फैली हरियाली और दूर तक घने जंगल रूह को तस्कीन ही नहीं देते, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी काफी जरूरी है। पर शायद हमने इस हकीकत को नजरअंदाज किया और जंगल काट अपने आशियाने बनाने लगे। पर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने एनवायरनमेंट से रूहानी मोहब्बत है। ऐसी ही एक शख्सियत रही है तुलसी गौड़ा, जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानी जाती है। कर्नाटका के एक गांव और ट्राइबल तबके से ताल्लुक रखने वाली तुलसी ने ठीक तरह से होश भी ना संभाला था कि जंगल से वाबस्ता हो गई। वालिद का साया 2 साल की उम्र में ही उठ गया। माँ के साथ लोकल नर्सरी में मजदूरी करती, पर उनकी मेहनत और लगन देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पक्की नौकरी मिल गई। सारी जिंदगी पौधों की देखभाल में लगा दी। बाकायदा तालीम हासिल करने का मौका तो हालात ने ना दिया, लेकिन पेड़ों के बारे में काफी जानकारी हासिल की। अपनी नौकरी के दौरान तकरीबन 30,000 पौधों की देखभाल की उनकी ये मेहनत रंग लाई। कई सारे अवार्ड से नवाजी गईं, पर काबिले जिक्र पद्मश्री अवार्ड है। इनका जज्बा देखकर बस यही सबक मिलता है कि जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो पथरीले रास्तों पर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल तो उसके पार ही मिलती है। वाकई नाजरीन, इस मोटिवेशनल स्टोरी को देखकर ये लगता है कि अपने एनवायरनमेंट को संभालने के लिए हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, बल्कि बेदार होना जरूरी है। पेड़ पौधों से मोहब्बत कीजिए, जो कुदरती चीजें हैं उनका ख्याल रखिए। वैसे हम खवातीन भी अपने एनवायरनमेंट को संभालने में कुछ तो कंट्रीब्यूशन दे ही सकती हैं, जैसे प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिसिटी बचाएं और साथ ही जो कुदरती चीज़ें हैं उसमें अपना इंटरेस्ट पैदा करें। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे टीन एज में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे डील किया जा सकता है, कैसे अपने बालों की और हाथों की देखभाल करें। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आयुर्वेदा से हम कर सकते हैं छोटी छोटी बीमारियों का इलाज। तो इन सब के लिए हमें स्टूडियो से बाहर चलना होगा और बात करनी होगी अपने एक्सपर्ट से। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते हमने बात करी थी डॉक्टर सबीन से, जो कि बाज़ाब्ता खुद एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। छोटे छोटे बच्चों की इश्यूज़ पर हमने उनसे बात की थी और बहुत सारी अहम जानकारी उन्होंने हमें फराहम की थी। आज एक मरतबा फिर वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए फिर से उनका खैर मकदम करते हैं और आज हम उनसे जानेंगे टीनेजर बच्चों के बारे में। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है एक मरतबा फिर से। बहुत शुक्रिया। पिछली दफ़ा आपने हमें काफ़ी जानकारी मुहैया कराई थी छोटे छोटे बच्चों से जुड़ी हुई। आज हम टीनेजर बच्चों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला और अहम सवाल तो ये है कि जो टीन एज होती है वो एक इंसान की ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव होता है। एक साइकोलॉजिस्ट की नज़र से आप बताएं। जी,
बिल्कुल सबरीन, बहुत ही अहम पड़ाव है ज़िंदगी का। और हम अगर साइकोलॉजी की बात करें, इल्म नफ्सियात की बात करें, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि ये जो टीनेज है वो आपकी 25 साल तक चलती है। एडोलेसेंस जो है आपकी, नॉट टीनेज, योर एडोलेसेंस आपकी 25 साल तक है। क्योंकि हम बात करते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी की, कि आपका ब्रेन जो है वो पूरी तरह से इस लायक हो, इमोशनली रेगुलेटेड हो, तो वो 25 साल लगते हैं उसको। तो शुरू के जो ईयर हैं, फिज़िकली बच्चे की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक अपनी आइडेंटिटी की क्वेस्ट होती है, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में समझना चाहते हैं। फिर एक इंटरेस्ट आता है अपनी रिलेशनशिप्स में, सेक्सुअलिटी में, सारी चीज़ों में। तो ये सारी बड़ी नई चीज़ें होती हैं बच्चे के लिए। तो वो खुद ही इसमें काफ़ी जूझे रहते हैं, और उस तरह से फैमिली को भी अलग सा लगता है कि ये कौन नया शख्स अचानक से पैदा हो गया हमारी फैमिली में। तो इस वजह से ये बहुत ही अहम हिस्सा है जिसमें बहुत तवज्जो की ज़रूरत होती है बच्चे की ज़िंदगी में। जी, डॉक्टर सबीन, अगर बात की जाए एक टीनेजर बच्चे की, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही ख़तरनाक उम्र भी मानी जाती है। इसी में बच्चा सुधर भी जाता है और बिगड़ भी जाता है, ऐसा कहा भी जाता है। ठीक है, तो इस उम्र में अक्सर बच्चों पर एक अजीब तरह का प्रेशर होता है। मतलब ये कहने कि वो अपने करियर को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं कि उन्हें आगे चल के क्या करना है, कौन सा करियर ऑप्ट करना है। इसके साथ ही और बहुत सारे सोसाइटी की भी प्रेशर्स उनके ऊपर होते हैं, उनके वालिदैन की भी प्रेशर होते हैं। तो इससे कैसे बच्चे डील करें और वालिदैन कैसे डील करें? जी, तो ये समरीन, हम कहते हैं जो टीनेज होती है वो मियादी बुखार होती है। जैसे हमें टाइफाइड हो जाए या किसी तरह का फ्लू हो जाए, हमको पता होता है कि ये हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लास्ट करेगा और इसके ये सारे सिम्टम्स होंगे। तो टीनेज में भी यही होता है कि आपको बहुत सब्र और शुक्र से काम लेना होता है पूरे टाइम। तो बच्चों को बहुत मूड इश्यूज होंगे। आपका जो बच्चा है वो बहुत इस तरह से आपसे बात करेगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरा प्यारा वाला बच्चा है ही नहीं जो मुझे इतना एतबार करता था, मुझसे इतनी बातें करता था, और अचानक से मेरे बच्चा या बच्ची को क्या हो गया है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें इस बात को समझना कि जो बच्चा है वो खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि मेरे साथ। हाँ, और दूसरा टीनेज इस बात से भी बहुत एसोसिएटेड है कि बड़े सारे हाई रिस्क बिहेवियर्स होते हैं। तो हाई रिस्क बिहेवियर्स में आप बच्चा जो है वो नई नई चीज़ें करना चाहता है, वो जिन भी चीज़ों के लिए मना करते हैं थोड़ा सा रिबेलियस होता है। तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि उसको पर्सनलाइज ना करें, दुश्मन की तरह नहीं देख रहा है आपको, बस उसको लग रहा है कि वो हर वो चीज़ जो वो करना चाहते हैं आप उसके लिए कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा कहीं रिस्ट्रिक्टेड महसूस करता है। तो बहुत ज़रूरी है वालिदैन के लिए कि वो बच्चे को ये इस बात का एतबार दिलाएं कि वो भरोसा करते हैं, उनको उनकी चॉइसेस पे बहुत बहुत एतबार है, और वो जानना चाहेंगे उनकी ज़िंदगी में। और थोड़ा जिसको कहते हैं हम स्पेस, वो स्पेस दें। मतलब बच्चे की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती के लिए घुसने की कोशिश ना करें कि उनकी डायरी पढ़ रहे हैं या उनकी गैर मौजूदगी में उनके कमरे में सामान जाके चेक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं। तो वो थोड़ी सी गड़बड़ बात है, क्योंकि आप उसकी, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं बच्चे की जो शख्सियत है, उसकी जो ऑटोनॉमी है, आप उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो और वो बच्चे को अगर पता चलता है तो उसके जो फियर्स है, उनका जो डर है, वो पूरी तरह से जिंदा हो जाता है कि देखो मेरे माँ बाप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अक्सर वालिदैन जासूस बनने की भी कोशिश करने लगते हैं कि बच्चा कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। आपने सही कहा कि उनके कमरे में जाना, कुछ चेकिंग करना, उन पर शक करना, तो इससे भी बच्चे अक्सर चिड़चिड़ा जाते हैं। और वैसे भी ये देखा गया है कि ये जो उम्र होती है इसमें बच्चों में एक अजीब तरह का चिड़चिड़ापन पनप ही जाता है। या तो ये कह लीजिए कि उनकी जिस्मानी बदलाव होते हैं, उसकी वजह से कह लें, और मेंटली भी कुछ इश्यूज होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि माँ बाप से ना भी वो चिड़चिड़ा के बात करने लगता है, और दूसरी तरफ देखें तो दोस्तों में बहुत घुलता मिलता है। तो इसका क्या मतलब रीजन है? जी, वही बात वहीं से शुरू होती है। आपने कहा कि माँ बाप जासूस की तरह बिहेव करते हैं या जानना चाहते हैं, तो वो बड़ी मज़ेदार बात है, क्योंकि जब वो खुद टीनेजर थे तो वो सारे काम कर चुके होंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है कि कहीं मेरा बच्चा वो सारे काम ना कर रहा हो। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि मैं देख लूँ, मैं पता कर लूँ कहीं मेरा बच्चा वो सारी चीज़ें तो नहीं कर रहा। मैं भी घर से 10 मिनट के लिए कह के जाता था, आधे घंटे बाद वापस आता था, कभी स्मोक करता था, कभी फ्रेंड्स के साथ कुछ करता था, कभी किसी कॉलेज के बाहर जाता था, या बड़े लड़कों से या लड़कियों से दोस्ती कर रखी थी। तो वो सारा डर माँ बाप के अंदर भी होता है कि कहीं वही राह
जो मैंने नहीं इख्तियार अपना की रहे हैं। मेरा बच्चा तो नहीं इख्तियार कर रहा। वो सोचो तो बड़ा मज़ेदार लगता है कि अपने टाइम में वही चीज़ों से माँ बाप की आपको परेशानी होती थी और आज की डेट में वही आप भी कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। अब दोस्तों का जहाँ तक सवाल है समरीन, तो वो वही बात है कि जब दोस्त आपको आपका गम समझ पाते हैं, वो आपकी गम बांट उदासी लेते बांट हैं। लेते हाँ, हैं, हाँ। आपकी उदासी समझ पाते हैं और सबके लिए उस वक्त फैमिली को लेके, आपका जो वालिदैन है उनको लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुरेज रहता है, तो उसके चलते वो सब बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं तो वो अच्छा ही लगता है। और माँ बाप क्योंकि उतने फ्रेंडली हो नहीं पाते तो वो उनसे कटते जाते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर सबीन, अगर बात करें वही अगेन वर्किंग फीमेल्स की, तो ये देखा गया है जो वालिदैन वर्किंग होते हैं, जो टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों को, तो इस उम्र के बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं वो अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर उन्हें भी ये लगता है कि इनके पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है, अपनी कोई भी प्रॉब्लम वो कैसे उनसे डिस्कस करें। तो कैसे जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ के बीच एक बैलेंस कायम करें? जी, मैंने पहले भी समरीन ये बात की है आपके शो पे कि बहुत ज़रूरी है, आप वर्किंग ज़रूर हो सकते हैं लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सही सेट करनी है। आपको देखना है आपके लिए ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अहम हैं और फैमिली सभी की टॉप प्रायोरिटी में आती ही आती है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि काम ख़त्म करने के बाद आप ऐसे कुछ कुछ रूल्स बनाएं अपने घर में कि ये फैमिली टाइम होना है, डिनर सबको साथ में करना है, सबको आपस की ज़िंदगी के बारे में बताना है, कुछ आज हमने क्या नया किया, सबको एक बुरी बात जो उनको लगी होगी पूरे दिन में वो शेयर करनी है। तो इस तरह की कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करते हैं तो अगर आपके पास कम वक्त भी निकल पा रहा है आपके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से, स्टिल आप बच्चे को एटलीस्ट ये तो यकीन दिला रहे हैं कि हम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत ज़रूरी है कि आप 10 मिनट दें, 15 मिनट दें, लेकिन आप बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि उसकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत अहम है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपका वर्क प्रेशर बहुत हो सकता है, आपके कमिटमेंट्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। उस बात का एहसास आप बच्चे को दिलाएं। एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, वाजे करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो इस उम्र के बच्चे होते हैं, ख़ास तौर से टीनेजर्स, तो उनके साथ आप एक दोस्ताना बर्ताव रखें और उनकी परेशानियों को सुने भी, उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि इनके पास हमारे लिए वक्त की कमी है। डॉक्टर सबीन, टीनेजर बच्चों के जो वालिदैन हैं उनके लिए आपकी तरफ से एक अहम पैगाम। जी, मुझे लगता है कि जो टीनेजर बच्चों के वालिदैन हैं उनको लगता होगा कि ये फेज़ शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। ये मियादी फेज़ होता है, थोड़े सालों के लिए होता है। अगर आप सब्र के साथ काम लें, अगर आप ये सोचें कि मैं इस वक्त में किस तरह का इंसान था, तो शायद थोड़ी एम्पैथी आपके बच्चे के लिए आए, तब आपको समझ में आए कि बच्चे को इस वक्त आपके साथ की, आपके एतबार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप उनको इस बात को एक्सप्रेस करें कि आप उनके साथ हैं हर तरह से, और उनको इस बात का भी एहसास दिलाएं कि बड़े बड़े बोझ के तले ये सोचना कि आपका करियर क्या होना है, ये सारे सवालों के तले उनको दबाना नहीं है। इस एज में उनको एक्सप्लोर करने दें, उनको देखने दें उनके क्या इंटरेस्ट हैं, और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप फिगर आउट करने दें। कंफ्यूज्ड होना एक बहुत अच्छी स्टेट है, उनको थोड़ा कंफ्यूज्ड रहने दें इस एज पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सबीन, और आपने बहुत सही बातें हमारे नाजरीन को बताई हैं कि वाकई जो टीन एजर्स का ये फेज़ होता है बच्चों का, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, और इसमें जो है माँ बाप को ज़रूरत होती है कि वो अपने बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त बने, ताकि वो अपने गम, अपनी खुशियाँ उनसे शेयर कर सके, और उन्हें हमेशा ये एतबार भी रहे, भरोसा रहे कि हमारे साथ, हमारे पीछे हमारे माँ बाप हैं। बिल्कुल, बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारी फराहम की। नाज़रीन, पिछली दफ़ा हमने डॉक्टर रंजू से बात करी थी, जिन्होंने हमें स्किन से जुड़ी काफ़ी बातें बताई थी। एक बार फिर से हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे अपने बालों की सेहत के बारे में। अक्सर बालों में डैंड्रफ हो जाया करती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए हम तरह तरह के तेल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दुश्मन हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो कैसे पाएं इससे निजात? डॉक्टर रंजू, आप हमें बताएं। बालों के लिए डैंड्रफ जो है, सब मानते हैं कि हम ऑयलिंग करते हैं तो डैंड्रफ चला जाता है, होता एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर आप अपने बालों पर ऑयल छोड़ते हैं या शैम्पू एंड कंडीशनर का जो रिमेन्स हैं वो छोड़ते हैं, जैसे आपने अपना शैम्पू ठीक से वॉश ऑफ नहीं किया
या कंडीशनर वॉश ऑफ नहीं किया तो जो रिमेन्स आप बाल पे छोड़ रहे हैं उसमें डैंड्रफ का फंगस पनपता है। हिंदुस्तान में सभी नहाने के बाद तेल लगाते हैं। हम जब पेशेंट्स को मनाने की कोशिश करते हैं कि आप नहाने के बाद तेल मत लगाइए तो बहुत से पेशेंट्स ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये आदत छोड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है सबको कन्विंस करना कि आप नहाने के बाद, तो हम यही कहते हैं कि जितना कम से कम हो सके आप तेल नहाने के बाद अपने बालों पर छोड़िए। वो ना केवल पोल्यूशन को अट्रैक्ट कर रहा है बल्कि आपका डैंड्रफ जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम है जिससे आपको हेयर फॉल हो रहा है उसको भी बढ़ावा दे रहा है। डॉक्टर रंजू, आपने हमें बालों के बारे में बताया, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हम रोज रोज शैम्पू कर सकते हैं, क्या ये सही है? बाल वॉश करने के लिए माइल्ड शैम्पू हो सके तो वो इस्तेमाल कीजिए। पूरी दुनिया में आजकल एक नो पू मूवमेंट चल रहा है जहाँ वो कहते हैं कि अपना आप शैम्पू ज़्यादा मत इस्तेमाल करिए। जितना आप ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उतना ही आप अपने बालों से तेल निकाल रहे हैं, तेल विड्रॉ कर रहे हैं और वो तेल एक्सेस में स्कैल्प प्रोड्यूस करने लगता है। अगर एक बार तेल ज़्यादा बनने लगेगा तो आपकी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होने लगेंगी स्कैल्प से। डेली शैम्पू बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। बहुत से नेचुरल क्लेंजर्स हैं जैसे आंवला है, रीठा है, जो अगर आप एज अ क्लेंजर यूज़ करना चाहें अपने शैम्पूज़ में तो आप शैम्पू की तरह तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर रंजू, अपने चेहरे का तो हर कोई ख्याल रख लेता है, लेकिन अगर हाथों की बात की जाए तो इनकी देखभाल कैसे करें, खासतौर से अपने नाखूनों की? नाखून ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं मांगते हैं। एक बेसिक कटिंग इन्वॉल्व है जिसमें आप अपने नाखून का अगर केयर कर रहे हैं तो आप अपने नाखून को स्ट्रेट काटिए। एक राउंड कटा हुआ नाखून जो है वो बहुत इन्फेक्शंस पैदा करता है क्योंकि जो राउंडेडनेस कॉर्नर्स पे है, जो आपके नेल्स कॉर्नर्स पे ज़्यादा कट रहे हैं वहीं से नाखून की सब प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। नेल एक प्रोटीन है तो अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपका स्किन, हेयर, नेल्स तीनों ही बहुत बढ़िया रहेंगे। डाइट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आप खाते हैं वो शरीर के हर अंग पर जो है उसका असर होता है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव ही। जैसे हमारे हैंड्स हैं, फीट है, हमारी नेक की स्किन है और हमारे अंडर आई स्किन है, ये एरियाज़ हमारी एजिंग बहुत जल्दी गिव अप करती हैं। हाथों को स्क्रब करने के लिए बहुत सिंपल स्क्रब्स की ज़रूरत है, बहुत महंगे स्क्रब्स मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि ग्रैनुलेटेड शुगर है और लेमन है वो एक बहुत अच्छी स्क्रब का काम करता है। उसके बाद आप घर पर ही अवेलेबल मलाई है, छाछ है जिसे अपने हाथों पे लगा सकते हैं, वो एक कंप्लीट मैनिक्योर हो जाता है जिसमें आपका एक्सफोलिएशन बहुत अच्छे से हो गया है। आजकल हम पेडिक्योर एंड मैनिक्योर से ही ज़्यादा बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स देखते हैं। आपने जो अपने घर पर इस्तेमाल किया वो आपका है, वो आप अपने पर इस्तेमाल कर रहे हैं और क्लीन है। वहीं आप एक पार्लर पर जा रहे हैं जहां आपने एक मैनिक्योर कराया, जहां पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सब पर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो आपको खास ध्यान रखना है कि जिस जगह पे अगर आप एक ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं और अपने आप अपने किचन से कुछ नहीं भी करना चाह रहे हैं तो ऐसी जगह पे जाएं जो हाइजीनिक हो और जहाँ से आप इन्फेक्शन लेकर ना आए, कुछ फ़ायदा ही, आपकी स्किन को कुछ फ़ायदा ही हो। डॉक्टर रंजू, कई वजूहात के चलते चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, मौसम के बदलने पर भी हो जाते हैं और ख़ास तौर से जो नौजवान लड़कियां हैं इससे बहुत परेशान रहती हैं, तो इससे कैसे छुटकारा पाए? स्किन पर इन्फेक्शन होना, ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल है, वायरल है या फंगल है, इसे पढ़ने में हमें इतना टाइम लगा, तो कोशिश करिए कि आप सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। अगर आपको कोई इन्फेक्शन अपनी स्किन पर नज़र आता है और अगर आपने उसे 2 हफ्ते का टाइम दिया है, 2 हफ्ते भी मैं शायद कुछ ज़्यादा ही कह रही हूँ, अगर आपने उसे कुछ दिनों का टाइम दिया है जिसमें आपने सेल्फ ट्रीटमेंट किया है और कोई असर नहीं है, मेरा ये मानना है कि डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा आसान है। वो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और वो आपको गाइड कर पाएंगे कि आप क्या करिए। कंपनियां इस बात का ध्यान रखते हुए कि बहुत कॉमन मैन जो है वो केमिस्ट के पास पहले जाते हैं, ऐसी ट्यूब्स निकालते हैं जिसमें एक ही ट्यूब में सब कुछ हर चीज़ पर असर दिखाने वाले पदार्थ हैं। केमिस्ट सबसे पहले आपको एक ऐसी ट्यूब ज़रूर देगा जिसमें हर चीज़ पर असर होगा, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक टाइम पास का ज़रिया है जिसमें आप 5-7 दिन तो अच्छा महसूस करेंगे, आपकी इन्फेक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं कि वो असर नहीं दिखाएगी। जिसमें सब कुछ पर असर होने के पदार्थ हैं वो कहीं ना कहीं तो असर दिखाएगी, लेकिन जब आप बंद करते हैं तो आपकी स्किन को ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए कोई चीज़ जो मैजिक की तरह काम करे या जिसे कोई सहेली या
लोकल केमिस्ट या आपके फ्रेंड्स या कोलीग्स दे के कहें कि इसे इस्तेमाल करिए, इसका जो असर मुझ पर हुआ है वो तुम पर भी होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके स्किन पर असर करे और वही मैजिक दिखाए जो बाकियों के स्किन पर दिखा रही है। तो बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर सिलेक्टिंग, आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। मैं तो कहूँगी कि सेल्फ ट्रीटमेंट एक हद तक अच्छा है, उसके बाद आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। जब भी एक स्किन की प्रॉब्लम को आप डिले करते हैं, उसके ट्रीटमेंट को डिले करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं और उसे ट्रीट करना उतना ही मुश्किल हो सकता है। सेल्फ ट्रीटमेंट आजकल टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है कि लोग अपना इलाज खुद भी करना जानते हैं। बहुत से लोग अपना डायग्नोसिस खुद बना लेते हैं और ये डायग्नोसिस बहुत बार गलत भी होता है। जो पिक्चर आप नेट पर देख रहे हैं, जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वही आपकी बीमारी है। इसीलिए अपना डायग्नोसिस अपने आप ना बनाएं। अगर आप अपने बच्चे की एक छोटी सी त्वचा के रैश के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो अपने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रैश को इग्नोर मत करिए। नाज़रीन, डॉक्टर रंजू से तो हमने बात कर ली है और उन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारी भी दी। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, पहले भी हमने आपको ये बताया है कि किस तरह से हमारे किचन में जो चीज़ें हैं उन्हें इस्तेमाल करके हम छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और अगर बात की जाए आयुर्वेद और यूनानी की, तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। आज हम इसी मौजू पर बात करने के लिए आ गए हैं योगिता जी के पास। डॉक्टर योगिता जी का हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। नमस्कार। डॉक्टर योगिता जी, सबसे पहला और अहम सवाल, ख़वातीन इतनी मसरूफ़ रहती हैं घर के कामकाज पर कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं, ख़ास तौर से अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख पाती हैं। तो हर एज की ख़वातीन की अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर मिडिल एज में पहुंच के दूध पिलाने वाली माएँ हैं, तो उनके लिए किस तरह की ग़िज़ा जो है वो मुफीद है? महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखें। इसकी दो वजह हैं। एक तो महिलाएं जो है अपने घर का, अपनी फैमिली का आधार स्तंभ है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप अपने परिवार में किसी की भी हेल्थ इंश्योर नहीं कर पाएंगे। ना आपके बच्चे ठीक रहेंगे, ना आपके पति, ना आपके फैमिली में कोई भी और। दूसरी वजह ये है कि फीमेल्स का जो फिजियोलॉजिकली आपके बॉडी में हमारे जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर हम अलग अलग तरीके के स्टेजेस से जाते हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन हो गया, यंग गर्ल्स जब 13-14 उनका मेनार्क होता है तो उसके बाद उन्हें एवरी मंथ कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है। फिर आ गया कि जब आप प्रेगनेंसी की स्टेज में जाती हैं तो प्रेगनेंसी में आप अपने साथ साथ अपने जो आपकी बॉडी के अंदर एक शिशु पल रहा है, आप उसकी भी हेल्थ के लिए जिम्मेदार होती हैं। ऐसे स्टेजेस में क्या होता है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट 50% फीमेल्स जो इंडिया में हैं उनको प्रेगनेंसी में एनीमिया हो जाता है। उनके शरीर में खून की कमी, आयरन की कमी हो जाती है जी। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे आपने अपनी फूड में आप जो नॉर्मल पहले जितना आयरन ले रहे थे उतना ही ले रहे हैं, बट बच्चे की रिक्वायरमेंट भी तो अब उसमें ऐड हो गई, वो आपकी बॉडी में से जाना है। तो फीटल जो आयरन है वो तो मदर के ब्लड में से वो उतना ले ही लेगा, तो कमी जो है वो मदर में ही रिफ्लेक्ट होती है। अगर उससे भी कम होगा तो बच्चे में भी रिफ्लेक्ट होगी। इसके अलावा तीसरी स्टेज हो गई लैक्टेशन की, जब आप बच्चे को फीड कराती हैं। लगभग 1 साल तक जो है बच्चा माँ पे डिपेंडेंट रहता है। तो इस 3 स्टेजेस में उनको अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इस समय आयरन रिच फूड खाइए। जब आप प्रेगनेंसी में होती हैं या मेनार्क है, मेनार्क के बाद आप बच्चों को, जब आपकी बड़ी छोटे बच्चे जो हैं 13-14 साल की लड़कियां हो जाती हैं, उसके बाद जब उन्हें मेनार्क होता है तो आप ही इंश्योर करिए कि वो लीफी वेजिटेबल्स खा रही हैं, आयरन की जितनी भी आयरन रिच फूड्स हैं उनको ले रही हैं। एक जनरल प्रिंसिपल होता है कि जब आप किसी फल को काट के रखते हैं और वो काला हो जाए तो उसके अंदर आयरन की क्वांटिटी रहती है। तो आप एक बेसिक इसको प्रिंसिपल मान के आप आयरन रिच चीज़ें जो है अपने बच्चों को और खुद भी लेना शुरू करिए ताकि आपको आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया नहीं हो। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी होती है तो एक आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, फोलिक एसिड की गोली होती है, तो वो आपको रेगुलरली जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो है दी जाती है एंटीनेटल केयर में, तो वो तो आपको लेनी ही है। इसके अलावा भी आप अपने खाने में लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और सूप्स ले सकती हैं। इस तरीके की चीज़ें आप डाल सकती हैं ताकि आपको इनकी कमी ना हो।
तीसरी स्टेज आ गई फिर मेनोपॉज की। लैक्टेशन के टाइम पे आप जीरा और अजवाइन इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकती हैं। जीरा जो है लैक्टेशन को बढ़ाने में भी थोड़ा हेल्प करता है, और जो यूटेरस का इनवॉल्यूशन होता है, यूटेरस जो है बड़ा हुआ होता है, जब वो कम होना शुरू होता है उसको धीरे धीरे कम करने में भी मदद करता है, उसको नॉर्मलसी में रिटर्न करने में हेल्प करता है। तो आप इनका उपयोग कर सकती हैं। फिर आ गई एक मेनोपॉज की स्टेज। तो मेनोपॉज की स्टेज में अत्सी के बीज हो गए, फ्लैक्सीड, रागी, ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहती हैं। योगिता जी, आपने हमारे नाजरीन को बहुत ही अच्छी जानकारी फराहम की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम जानकारी देने के लिए। नाजरीन, आज का ये शुमारा हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ख़ास बातों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। ये यूनिवर्सिटी देश के टीचर्स का सम्मान है। मेनली टीचर ट्रेनिंग के ही कोर्सेस लाए जाएंगे। तो हम एक ऐसी यहाँ पर एजुकेशन, एक टीचर ट्रेनिंग का मसौदा ला रहे हैं, करिकुलम ला रहे हैं, जिससे एक वर्ल्ड क्लास टीचर्स पैदा हों। किस मकसद के साथ हुई है दिल्ली